हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडे सेशन ऑफ द लीगल स्टडीज। मेरा नाम प्रियांशु त्रिपाठी है और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे, सक्सेस कल यूट्यूब चैनल पर। और जिस तरीके से हम अभी कर रहे हैं, 7 से 8 लेक्चर्स लीगल स्टडीज के हो चुके हैं। और आज हम देखेंगे जो लॉज थे, जैसे हमने पढ़ा टॉर्ट, क्राइम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा। तो किस किस तरीके से उससे जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग आज एमसीक्यू के फॉर्म में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 8 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम फिर से। लेक्चर नंबर 8 जो है वो एमसीक्यूज की सीरीज होंगी और एमसीक्यूज हम इसमें डील करेंगे 10 to 15 एमसीक्यूज की, कैसे कैसे एमसीक्यूज आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में, और हम उसे किस तरीके से टैकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन इंडिया वे आर गवर्न बाई। यानी कि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में आया, उसके पहले भी ट्रांसफर होते थे, तो वो किस एक्ट से गवर्न किए जाते थे। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा जो प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ और इक्विटी था, हम उससे क्या करते थे, प्रॉपर्टी के इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को इंडिया में क्या करते थे, गवर्न करते थे। तो आप इसको याद रखना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफर ऑफ जो प्रॉपर्टी एक्ट था, वो एसेंट जो था वो कब रिसीव किया था, कितने तारीख को। तो आपके पास पहला ऑप्शन है 17 फरवरी 1882, 22 फरवरी 1882, 23 फरवरी 1882 एंड 27 फरवरी 1882। तो जो सही आंसर है वो है 17 फरवरी 1882। तो ये आप ध्यान में रखना। और डी ऑप्शन जो है वो है 27 फरवरी 1882। टू छूट गया है, उसके लिए सॉरी। और सॉरी कोई यूज भी नहीं है उसका, क्योंकि मेन हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है भैया कि इफेक्ट में कब आया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इफेक्ट में कब आया था, तो 17 फरवरी आप देख लिए, 27 फरवरी जो पीछे गलती था वो भी आप देख लिए, 17 मार्च और 1 जुलाई। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 1 जुलाई 1882। ज्यादातर जो एक्ट इन फोर्स में आते हैं वो 1 तारीख को ही आते हैं, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। तो थोड़ा सा आप इस पे फोकस करना। 17 फरवरी 1882 को उसको एसेंट मिला था, तो ये आप ध्यान देना। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप ये भी देख सकते हो कि क्या उसमें प्रॉपर्टी डिफाइन है, तो भैया नहीं डिफाइन है। क्या क्या होगा, ओनरशिप पोजीशन किस किस तरीके से होगा, थोड़ा बहुत आप इसको देख सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ डीप में जाने का काम नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि द चैप्टर्स एंड सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 which relates to the contract shall be the part of। तो किस चीज के पार्ट होते हैं भैया, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये कैसे होते हैं, तो बहुत सारा जो भी जो चैप्टर्स एंड सेक्शंस है उसके, वो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील करते हैं क्योंकि जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ट्रांसफर और ट्रांसफरिंग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें भी हमें क्या चाहिए भैया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में इसेंशियल एलिमेंट हैं, इसेंशियल्स हैं, क्या क्या होने चाहिए। जैसे फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इस तरीके से। तो वो कॉन्ट्रैक्ट से मिलता जुलता है। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो बोला गया कि इन सब में से कौन सा फीचर है, इसको हम नीचे कर देते हैं, आपके लिए आसानी होगा। चलिए देख लीजिए, लोगो है तो उस तरफ का ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी है। और देख के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन सा फीचर है जो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो सबसे पहला आता है कि इट शुड बी इन राइटिंग ओनली। दूसरा आता है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कंप्लीटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हाँ, ये तो होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड एक्सप्रेसली। तो ये भी मेरे हिसाब से तो आई थिंक ऑप्शन डी, ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए होगा। और ऑप्शन ए क्या है, इट शुड बी इन द राइटिंग। यानी कि जो हमारा तीन चीज है, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन और ये तीनों रॉन्ग है। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट। और ऑप्शन ए क्या बोलता है, तो ऑप्शन ए सिंपल सा आपका बोलता है कि इट शुड बी इन द राइटिंग। तो नहीं भैया, राइटिंग भी हो सकता है,
ओरल भी हो सकता है या आपके एक्शन के थ्रू भी हो सकता है। अब एक्शन के थ्रू कैसे हो सकता है? आप सामने से आए किसी दुकान पे, आपने दुकान पे आके क्या बोला कि मुझे वो 5 रुपए वाला क्या है हल्दीराम का भुजिया दे दो। अब हल्दीराम का भुजिया वो क्या किया कि उसने हाँ नहीं बोला या लिख के भी नहीं दिया आपको बिल कि हाँ भैया 5 रुपया। आपने उसको 5 रुपए दिए, वो क्या किया वहां से गया ले आया और आपको वो रैपर दे दिया। तो ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। प्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है, और इसको वॉइड डिक्लेयर मतलब आप एक्सप्रेसली या पहले ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये भी भैया क्या है कि एसेंशियल फीचर है कि भैया जब डिक्लेयर है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन जो है वही होगा कि भैया वो एसेंशियल फीचर नहीं है। इसके बाद आएंगे तो बोला गया कि जो भी इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है इनिशियल से ही वो क्या होते हैं कि भैया वॉइड होते हैं। जैसे बिहार की बात करें, बिहार में आप लिकर रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो लाजमी बात है कि वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। क्यों होगा? तो सबसे बड़ी बात है भैया कि आप जिस चीज पे कर रहे हैं, जिस चीज पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो खुद इलीगल है, बैन है, तो वो शुरू से वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया आप वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि जो भी इससे पैसा आएगा हम डोनेशन में देंगे, ये सब कुछ नहीं होता है भैया। आप गलत काम से कहीं से पैसा भी ले रहे हैं, वहां पे क्या होगा भैया, ये वॉइड एब इनिशियो ही होगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो हमारे पास आता है, बोला गया कि ए प्रोमिसेस to pay B 30,000 if B procure for him the title of पद्मश्री। पद्मश्री। अब ये एग्रीमेंट जो होगा ये क्या होगा? मान लो यार कि कोई हमसे बोलता है कि हम तुमको 30,000 रुपए देते हैं और तुम क्या करो, हमको टाइटल दिलवा दो पद्मश्री का। तो ये एग्रीमेंट होगा ही नहीं। अब नहीं होगा तो क्या होगा भैया, तो वॉइड होगा। अब ये वही वाला एग्रीमेंट हो गया कि चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। आप तोड़ नहीं सकते हो, कितना भी आपको पैसा दे दे। आप एस्ट्रोनॉट भी वो नहीं काम कर सकता है कि चांद तोड़ के ले आओ, तारे बिछा दो। ऐसा होता नहीं है, ये गानों में अच्छा लगता है। तो वही बोला गया भैया कि ऐसा कोई भी काम जो पॉसिबल ना हो, जो इलीगल हो, जो गलत तरीके से किया गया हो, उन कंडीशंस में क्या होगा भाई, उन कंडीशंस में ये सिनेरियो हमारे पास आएगा कि जो वो एग्रीमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वॉइड होंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आता है कि एन एग्रीमेंट विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट बट फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन। अब मान लो कि कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए था लेकिन अनलॉफुल कंसिडरेशन था, तो ये क्या होगा, वॉइड होगा। क्यों वॉइड होगा? क्योंकि भैया यहाँ पे जो कंसिडरेशन है उसको भी लॉफुल होना जरूरी है। जब हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट तो हमने उसके एसेंशियल्स में देखा था ये चीज। अब इसके बाद आएंगे कि भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं तो चाहूंगा कि आप देना, लेकिन कोई नहीं, कोशिश करते हैं सबको मिलके कि द करेक्ट सीक्वेंस द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट। बी ऑप्शन आता है तो सबसे पहले आता है आपके पास ऑफर, देन कंसिडरेशन, देन एक्सेप्टेंस, देन एग्रीमेंट। इसके बाद आता है सी, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, ऑफर, एक्सेप्टेंस। और इसके बाद आता है डी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट एंड कंसिडरेशन। देखो सबसे पहले बात है कि सी ऑप्शन नहीं होगा। आप क्या करो कि इसको हटाना सीखो, क्योंकि देखो मुझे आंसर पता है लेकिन आप अगर एग्जाम में आता है तो हम क्या अगर ट्रिक अपनाते एग्जाम में आता, सबसे पहले मुझे पता है कि ऑफर आएगा। अब जब ऑफर आएगा तो सी में तो ऑफर है नहीं, पहले इसको हटा देंगे। अब ऑफर कोई देगा तो आप क्या करोगे भैया, उसको एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्ट कर लिए तो देखो दूसरा, तो बी ऑप्शन भी हट जाएगा आपका। अब आपके पास बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। एक्सेप्टेंस के बाद क्या होगा भैया, तो किसी चीज के लिए आप एक्सेप्ट किए हो, कोई कंसिडरेशन होगा वहां पे, तो कौन सा ऑप्शन है कंसिडरेशन, तो ऑप्शन ए आप देखोगे तो एक सीक्वेंस में जा रहा है, ऑफर, देन एक्सेप्टेंस, देन कंसिडरेशन एंड लास्टली देन एग्रीमेंट। और ये आपका क्या होगा भैया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये आप सीक्वेंस याद रखना हमेशा, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, देन आपका क्या होगा, एग्रीमेंट। इसके बाद आगे आते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, तो इसका ऑप्शन सिंपल सा है भैया, 10 चैप्टर्स में डिवाइड है, ये आप याद रखना। टॉट क्या है, तो टॉट एक तरीके से सिविल रॉन्ग है। अब सिविल रॉन्ग कैसे है, क्या है, तो इसको आप देखना और आप ये मुझे बताना कि जो टॉट है
वो किस एक्ट में डिफाइन किया गया है, या मैं एक्ट का नाम बता देता हूं, आप बताना कि वो एक्ट कब इन्फोर्स हुआ था। टॉर्ट का जो डिफिनेशन है वो आई थिंक लिमिटेशन एक्ट में डिफाइन है टॉर्ट। तो एक बार आप देखना कि टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है, लेकिन ये कहाँ लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है? तो नहीं भैया, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, कहीं नहीं। आई थिंक ये लिमिटेशन एक्ट में लिखा गया है। तो लिमिटेशन एक्ट देखना कि आप कब इन्फोर्स हुआ है, आप बताना। इसके बाद हमारा आता है कि इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस में भी। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लो कि क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। हम गए दुकान पे जाके बोले भैया कि हल्दीराम का 5 वाला पैकेट दो। अब वो 5 का पैकेट 5 रुपए आपसे लिया, 5 का पैकेट नहीं दिया। कितना डैमेज हुआ आपको? 5 रुपए। कितना डैमेजेस मिलेगा? डैमेजेस मतलब क्या होता है भैया कि जो आपको एज ए कॉम्पेंसेशन दिया जाए रेमेडी के तौर पे 5 रुपए। यानी कि यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेज होता है, यानी यहाँ पे हम जो डैमेज का अमाउंट है वो डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन यही हम टॉर्ट में बात करें तो टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है। टॉर्ट में ये इश्यू आता है कि टॉर्ट में हम क्या करते हैं, एक रिजनेबल डैमेज देते हैं उस अमाउंट का कि हाँ चलो इतना में ये चीज सही हो जाना चाहिए। एक अप्रोप्रिएट हम नहीं दे पाते हैं, हम एक आसपास का डैमेज, आप डैमेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं, रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, एक्यूरेट रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। अब ड्यूटी जो होता है कि टॉर्ट में, वो किसके अगेंस्ट होता है? क्या है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल का अगेंस्ट होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का अगेंस्ट होता है, या वर्ल्ड का अगेंस्ट होता है? तो ऑप्शन आपका होगा भैया वर्ल्ड के अगेंस्ट होता है। हाँ, तो वर्ल्ड के अगेंस्ट होता है, तो ये आप ध्यान में रखना। आगे आएंगे तो हमारे पास आता है कि टॉर्ट क्या है, तो वॉयलेशन किस चीज का है? तो राइट इन पर्सोनम का है, राइट इन रेम का है, बोथ राइट इन पर्सन राइट इन रेम का है, या नाइदर राइट इन। तो भैया यही डिफरेंस था इसमें और कॉन्ट्रैक्ट में। ये राइट इन रेम होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो राइट इन पर्सोना होता है। पर्सोनम इसलिए वो राइट इन पर्सोनम होता है क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो किसी एक आदमी से करते हो, और जो इन्फ्रिंजमेंट होता है राइट का, तो वो उसका सिर्फ इन्फ्रिंजमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि एज अ होल। वजह से मान लो कि हमने 5 रुपए का बोला भैया हल्दीराम का हल्दीराम का भुजिया दे दो। अब हल्दीराम का जो भुजिया दे, अब हल्दीराम का जो भुजिया है, अब मान लो कि वहां पे हम देने गए हैं हल्दीराम का भुजिया, अब हल्दीराम का भुजिया हमको नहीं मिला। तो क्या ये मेरे राइट का इन्फ्रिंजमेंट है कि पूरे वर्ल्ड के राइट का इन्फ्रिंजमेंट है? यानी कि हल्दीराम का भुजिया हमको नहीं मिला है, इससे मेरे पड़ोसी को क्या मतलब है, इससे मेरे सिटी के लोगों को क्या मतलब है, मेरे स्टेट के लोगों को क्या मतलब है, मेरे कंट्री के लोगों को क्या मतलब है कि नहीं मिला? तो चलो यार बिहार में 3 दिन नेट बंद कर देते हैं, इसको हल्दीराम का भुजिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो जो है वहां पे हम बात करते हैं तो वो राइट इन पर्सोना होता है, ये जो होता है ये राइट इन रेम होता है। यहाँ पे है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। अब ये क्या है भैया? तो एक डिफेंस है। अब किस चीज का डिफेंस है? तो एक्शन इन टॉर्ट का डिफेंस है। तो यहाँ पे वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, ये क्या है भैया? डिफेंस है। इसका मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये लीगल मैगजीन है, इसका मीनिंग क्या होता है? और कुछ कुछ लीगल मैगजीन पे आपको याद रखने होंगे। वो लीगल मैगजीन का लिस्ट सक्सेस कप टीम आपको प्रोवाइड करा देगा, वो याद रखना। वो आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है, 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे कि हाँ ये लीगल मैगजीन है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो भैया इसका मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860? कौन सा डेट होगा? तो जनवरी 1, 1862। तो ये याद रखना, जनवरी 1, 1862। तो ये आप नहीं भूलना इसको, ये याद रखने वाला समझाने वाला चीज था नहीं। अब यहाँ पे बोला गया कि विच आर द एक्सेप्शंस टू द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम मेंसिट्रिया। अब इसका क्या होगा? तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो पब्लिक न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। इस मैगजीन का भी आप क्या होगा कि आप ये मीनिंग बताना। निस्सी मेंस में क्या होगा? डिफरेंस होगा, वहां पे स्पेस नहीं दिया गया है, उसके लिए कोई बात नहीं। फिर से हम टीम की तरफ से आपको सॉरी बोलते हैं, कोई इशू नहीं है, उतना थोड़ा बहुत चल जाता है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? पब्लिक न्यूसेंस। इसके बाद आगे आएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी एक्ट एज नॉन फेसिट्रियम
ट्रिची मीन्स सिट्रिया वाज डेवलप्ड एंड अडॉप्टेड बाय किससे भैया? तो कॉमन लॉ कोड से किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि कॉमन लॉ कोड से ये किया गया था। देखिए आपसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्ट के बाहर के ही क्वेश्चंस होंगे, वो कोड के बाहर के ही क्वेश्चंस होंगे। क्यों? क्योंकि कोड अब आप पढ़ने जाओगे एग्जाम्स में, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है ये कॉमन क्वेश्चन है। कब आया था? 1860 में आया था। इन्फोर्समेंट डेट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कितना डीप में होता है? ये आपसे हमको नहीं लगता है जल्दी पूछेगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? तो आप क्या सोच सकते हो भैया वो बताना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नॉर्मल था, आपको चीज याद रखना है। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब तो आपको याद रखना ही है थोड़ा मोड़ कि क्या होगा। बाकी प्रिंसिपल एसेशन वाला आएगा तो वो आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करो कि सीयूईटी में तो पहली बार डोमेन पेपर डाला है, आप क्लैट के मॉक टेस्ट जो होते हैं या क्लैट के कुछ पीडीएफ मिल जाते क्वेश्चन के, तो उसमें जो या एमएससीटी में भी होगा तो उसमें जो आएगा आपके लॉ का जो सेक्शन होगा, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, क्लैट में तो 50 क्वेश्चन होंगे, तो वो आप जरूर उसको सॉल्व करो। एकदम उसमें से 30 to 35 क्वेश्चन एकदम डिट्टो आ जाएगा। ये बेनिफिट आपको क्या होगा कि 50 में 35 नंबर अगर हम फ्लैट के बारे में बता रहे हैं, अगर आ जाता है 40 नंबर 45 नंबर आ जाता है तो एक बहुत अच्छा स्कोर बैलेंस करने में काम आता है। तो इसीलिए आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप उस पर फोकस करो। और बिना प्रैक्टिस के देखो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो मालूम है कि 10-15 दिन ही बाकी है। और 10-15 दिन जब बाकी है तो आपको प्रैक्टिस उस तरीके से करना पड़ेगा कि लगे कि हाँ आपके पास क्या है कि 10-15 दिन ही बाकी है। तो प्लीज आप उसको करो, बहुत बेनिफिट होगा उससे। मेरे 15 एमसीक्यू बताने से बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये एक डेमो की तरह है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, यही आएंगे, ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन क्लैट के अगर आप 10 स्टेट्स बना जाते हो तो मुझे लगता है 400 से 500 क्वेश्चन आप बना जाओगे। अब 500 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का चांसेस बन सकता है, 50 नहीं तो 40 तो आराम से उसी के आसपास में आएंगे। तो ये आसान है। राम सोहन पे क्वेश्चन ना देख के राम मोहन पे क्वेश्चन दे देगा, बट क्वेश्चन वही रहेगा। तो वो आप प्रैक्टिस करो टाइम निकाल के। इसके बाद एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस इफ इट्स कमिटेड बाय अ पर्सन हु इज, अब किससे नहीं होगा? तो जो सबसे छोटा उसको पकड़ लेना है, तो भैया 6 साल का बच्चा करेगा, उससे छोटा उसका नहीं होगा। इससे 12 के बीच में आते हैं तो उनमें देखा जाएगा कि किस इंटेंशन से किए हैं, क्या माइंड था उतना। अब 12 के ऊपर वाले को हम लोग लपेट देते हैं कि नहीं भैया आप अब बड़े हो गए हैं, अब मूछ दाढ़ी आने लगा है, आप समझिए बात को। तो वो चीज है। 6 साल का बच्चा, माफ कर दीजिए। तो कभी क्राइम वगैरह करना है तो बच्चा सा ट्रिगर दबाइए, नहीं फंस जाइएगा फिर आप बाद में। तो फंसने से बचना है तो क्राइम कम करना है, रूल्स को फॉलो करना है। और आप जब लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ने जा रहे हैं, तो लॉ फॉलो करना भी थोड़ा बहुत सीख लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा एक अच्छे सिटीजन के तौर पे। तो चलिए आगे देखते हैं कि द वर्ड वर्ड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इंक्लूड क्या करता है कि पर्सन इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, मोरली इनसेन पर्सन एंड इंसेंट्रिक पर्सन ऑन रेस्ट्रिक्टेबल इम्पल्स। तो सबसे ऑप्शन हमारा ए जो है वही होगा कि भैया अनसाउंड माइंड का साउंड का मतलब क्या है? एक रिजनेबल, एक जेन्युइन, एक प्रूडेंट आदमी। हमारे पास साउंडनेस ऑफ माइंड, हमको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, अब हम यहाँ पे इसको सुबह सुबह हमको 4 बजे उठा दिए लोग कि भैया लेक्चर रिकॉर्ड करना है। हम उठ गए सुबह 4 बजे लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत शांति रहती है सुबह में। अब हम वीडियो ऑन कर दिए हैं, पीपीटी खोल लिए हैं और हम यहाँ पे गाना बजा रहे हैं, घूम रहे हैं। यानी कि हम उस समय अनसाउंड की सिचुएशन में, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये पीपीटी क्यों खुला है, कैमरा क्यों ऑन है, मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको क्या पढ़ाने लगूँ? तो मैं पढ़ाने लगूँ कि चलिए आज हम पढ़ते हैं साइबर लॉ। साइबर लॉ में क्योंकि वो डिस्कशन अलग है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको पढ़ाने लगूँ, चलिए आइए आप पॉल साइंस पढ़ते हैं, तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पाऊंगा कि मैं किस चीज के लिए हूँ। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मुझे क्यों लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं। तो अनसाउंडनेस का मतलब है कि आप जो एक्ट कर रहे हैं आपको पता नहीं है कि वो एक्ट आप क्यों कर रहे हैं। इसके बाद आगे जब बात करेंगे तो हमारे पास बस आज के लिए इतना ही, आगे बात करने के लिए कुछ है नहीं। तो कोशिश करिए कि इस तरीके से आप क्या करिए, एमसीक्यूज रिवीजन करते रहे। देखिए मेरे एमसीक्यूज रिवीजन कराने से आपको कुछ नहीं होगा। मैं ये भी आपको बता दिया हूँ कि कोर्स बहुत लेट शुरू हुआ है लीगल स्टडीज का। मुझे भी बहुत कम टाइम मिला है कोर्स कंप्लीट करने के लिए। जो चैप्टर्स मैं
3 दिन में पढ़ाऊं वो चैप्टर मुझे 30 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करने पड़ रहे हैं। मटेरियल्स भी मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं तीन 30 मिनट में वो 3 दिन का मटेरियल अगर आपको दे दूं, तो आपसे वो 30 दिन में नहीं 3 महीने में कंप्लीट होगा, और आपके पास 3 महीने का टाइम नहीं है। और एग्जाम्स जब होते हैं तो सबसे पहले आप इसमें ये ध्यान देना ना कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। बाकी कोई नहीं, मिलके हम लोग करेंगे, उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। इस वीक तक तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा। और जब इस वीक तक कंप्लीट हो जाएगा तो बेहतर तरीके से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और हम मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने घर पे बैठ के, हम कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, हमको थोड़ी एग्जाम देना है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। और